चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे विदाउट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंकिंग गॉड, अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द गॉड, वी विल इनिशिएट द क्लास टुडे। ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ा सा हमारे प्लैनेट्स को और हमारी राशियों को, सबसे पहले जब हम एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारी लर्निंग जो शुरू होती है वो हमारे खुद से शुरू होती है, स्वयं से। ठीक है ना, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, बिकॉज आप खुद को तो बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो आपको ये पता होता है कि एक्चुअली में भले चलो दुनिया को ना पता हो आपके बारे में, ठीक है, बट आपको अंदर से अपने बारे में पता होता है कि आप किस फील्ड के मास्टर हैं, किस चीज में आपकी कौन सी कमियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो उनको जज तो आप कैसे करेंगे, बट पॉइंट ये है कि उनको आप एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएंगे अपने प्लैनेट्स और राशिज और अपने लगन चार्ट के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आज हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो बिफोर गोइंग हेड, मैं इस पे था लास्ट टाइम। ठीक है जी, मैंने आपको दृष्टियां जो है सारी करवा दी थी, ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव सीन। और इन एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अब अब्दुल कलाम जी का एक वो भी दिखाया था हॉरोस्कोप, जिसमें उच्च और नीच की दृष्टि का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, दिस आई हैव शोन दिस। नाउ फर्दर गोइंग हेड, मैं अब आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इस चार्ट को आप लोग देख पा रहे हैं? जी सर। बिल्कुल विजिबल है, किसी को कुछ डाउट तो नहीं किसी तरह का? सर मुझे कोई स्पेसिफिक चार्ट नहीं दिख रहा, पूरी स्क्रीन पे अलग अलग वो दिख रहे हैं चार्ट। चार्ट ही दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है पूरी आपकी। अब देखिए, हाँ जी। जी आ गया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज जब हम ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे और हम ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे, तो सबसे जो ज्यादा हमारे को जो चीज जो है दुखी करती है, परेशान करती है, वो कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी हेल्थ। अगर आप लोगों की हेल्थ ही नहीं अच्छी तो आपकी लर्निंग जो है वो भी रुकेगी बीच में, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझना चाहेंगे चीजों को, आप तो समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आपके और भी सारे जितने भी इम्पोर्टेंट काम है जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ जो है वो सफर कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ से मैं आपको लिंक करना सिखा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का हेड का और फेस का कोई भी प्रॉब्लम चलता है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपको तुरंत इस चीज को कैप्चर करना है कि इस बंदे की जो एरिस राशि है, ठीक है ना, ये एरिस राशि की एक्चुअली लोकेशन बता रखी है, मतलब आपका हेड और आपका फेस इज गवर्न्ड बाय एरिस राशि। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये पहली राशि है, नंबर 1 राशि है। इस चार्ट से ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही, इससे भी अच्छा चार्ट और दिखाता हूँ आपको, रुको, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए और निकाल के रखा हुआ है। अब देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन को? जी सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं सर। अब देख पा रहे हैं? यस सर। जी सर। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। नोट करना स्टार्ट कर लीजिए, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपकी लर्निंग फटाफट से होगी। ठीक है ना, अब मान लो किसी किसी भी व्यक्ति को, सपोज करो ये वाले डिजीजेज हैं, मान लो किसी को माइग्रेन है, हेडेक है, ठीक है ना, इसको कईयों को डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा हेयर्स, मान लो अब किसी के बाल कम है, तो आप ये समझ लो कि अगर किसी के इस वाले हाउस में, फर्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि उस बंदे के सिर पे बाल कम होंगे, इवन तक उसके बाल सफेद भी जल्दी होंगे।
ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मगर आपसे कोई आके मगर पूछता है कि सर मेरे बाल कम है, या फिर मेरी आंखें बल्जिंग है, लाल रहती हैं, ठीक है, या फिर मेरे को माइग्रेन रहता है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मुझे हेडेक रहता है, ठीक है, तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स आपको कैप्चर करनी है, यू ऑलवेज हैव टू फोकस हाउस नंबर 1। इज दैट क्लियर? जी सर, राइट। Yes, sir. ठीक है। अब फर्दर चलते हैं। अब यहाँ पर जो ये आ रहा है, ये राइट आई की बात हो रही है। ये जो है बेसिकली आपका राइट हैंड होता है। ये जो थर्ड हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है। अब सेकंड हाउस के ऊपर आपकी राइट आई, यानी कि आंखें, जिन भी लोगों के चश्मा लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है ना, जिनकी भी लोगों के चश्मा लग जाता है, जिन लोगों को अब देखो, अगर यहाँ पे कभी कैंसर, अब ये माउथ डिसीज लिखी है, मैं बताऊँ आपको, बड़ा आसानी से लिंक करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर ये जो दिक्कतें होती हैं, हेयर, ब्रेन रिलेटेड, हेडेक, तो मैंने सूर्य का रोल बताया था अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आती है माउथ डिजीजेस में, मान लो अल्सर, माउथ का कैंसर हो जाता है कईयों को, किसी को थायराइड होता है, ठीक है, किसी को आंखों से संबंधित मोतियाबिंद वगैरह इस तरह की डिजीज होती है। और अगर कोई यहाँ पे लाइट प्लेनेट बैठा हो, या फिर किसी की कुंडली में इवन तक आंखों का कारक चंद्रमा भी होता है, ठीक है, या चंद्रमा और सूर्य आप दोनों ही मान सकते हो, आंखों का कारक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा सूर्य अगर किसी कुंडली में आपको डिफेक्टेड दिख रहा हो, तो उस बंदे की जो है चश्मा लगा हो, ये बड़ा प्रोमिनेंट चांस है। दूसरी बात, थायराइड से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को थ्रोट कैंसर है, जब भी कैंसर वर्ड आता है, कोई ऐसी बीमारी जो इस कारण से हुई हो जिसको आप डायग्नोज ना कर पाए हो, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी जो इसलिए हुई हो कि जो टाइम से डायग्नोज ना हो पाई, जिसने हिडन होके आपकी बॉडी में अंदर अंदर जो है आपकी बॉडी को खराब किया, नुकसान पहुंचाया, तो वैसी जो डिजीजेज होती हैं वो केतु के कारण होती हैं। तो जब आपकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस में पड़ा हो, तो ये यहाँ पर कैप्चर करता है। इसी तरह से थर्ड में पड़ा हो तो एम्पुटेशन करा देता है, किसी का हाथ कट जाए, किसी की उंगली कट जाए, या ये भी होता है कि मतलब केतु का इस तरह का ही रोल रहता है। केतु और शनि, ये जो हैं दो प्लेनेट ऐसे हैं, जब ये अपना रोल प्ले करते हैं तो ये बहुत लंबी बीमारी देते हैं, जिसका यानी कि ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ठीक है ना। तो ये केतु और शनि के कारण होता है बेसिकली। और जब केतु और शनि सेकंड हाउस को पकड़ेंगे तो ये थ्रोट कैंसर, थायराइड, ठीक है, इस तरह के इश्यूज देते हैं। इवन तक आंखों में दिक्कत, किसी को ये कई लोग होते हैं ये उल्टा सीधा खाते रहते हैं। अब ये तो माउथ है ना, माउथ, सेकंड हाउस जो है थ्रोट, माउथ, इस ये वाला हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पे कई लोग जो है टोबैको खाते हैं, तो उनका जो है अल्सर वगैरह हो जाते हैं, फिर कैंसर हो जाता है, तो ये इस कारण से होता है। अब कई आदमियों को बैड हैबिट्स होती हैं, जितनी भी एडिक्शन होती हैं, वो भी अगर आप देखना चाहो, उल्टा सीधा गंद मंद खा लेना, शराब पी लेना, तो वो सारी चीजें जो है सेकंड हाउस से सारी की सारी गवर्न की जाती हैं। और यहाँ पर फूड हैबिट्स का भी आपको सेकंड हाउस से पता लगता है। सेकंड हाउस जो होता है आपका बेसिकली इन डिजीजेस को तो कैप्चर करता ही करता है, साथ में आपको ये भी देखना है कि सेकंड हाउस जो है वो आपके फाइनेंसिस का हाउस भी होता है, और साथ में सेकंड हाउस जो है वो मार्केश माना जाता है, प्रबल मार्केश भी माना जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस की ट्रीटमेंट अक्सर हम लोग करवाते हैं, यानी कि डोनेशंस करवाते हैं। सेकंड हाउस का रिलेटेड हम स्टोन कभी भी किसी को नहीं पहनाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। सर प्रबल मार्केश मतलब? मार्केश दो तरह के हाउसेज होते हैं, पहला ये सेकंड हाउस होता है, और सेवंथ हाउस होता है, ये मार्केश माने जाते हैं। ये मैंने लास्ट चैप्टर में करवाया था, ठीक है ना। मैंने ठीक जब हाउसेस के नाम बताए थे ना आप लोगों को, जैसे ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, और ये वाला हाउस, मेरा कर्सर ध्यान से देखो, फर्स्ट है। हाउस, फिफ्थ हाउस, ये वाला हाउस नाइन्थ हाउस, ये इसको बोलते हैं त्रिकोण, ठीक है। इसी तरह से पहला हाउस, ये चौथा हाउस, और ये सातवां हाउस, और ये 10वां हाउस, ये होता है केंद्र, केंद्र बोला जाता है इसको, इनका नाम है केंद्र, ये चौथे केंद्र के हाउसेस है। इसी तरह ठीक। से मैंने आपको बताए थे उपचय हाउसेस होते हैं, उपचय होते हैं, पणफर होते हैं, ठीक है, त्रिशदाय होते हैं, तो वो मैंने बताए थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको अभी इमेज दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पाएंगे, केतु अभी हो दिखाता तो एम्पुटेशन होती है। है। कहा थर्ड हाउस में अगर केतु हो तो एम्पुटेशन के चांसेस होते हैं, तो उससे फ्रैक्चर, नीच का मंगल हो, फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट हैं उसमें, है, एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट हो तो राइट हैंड का डैमेज होने का चांस होता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा लाइट का डिस्टरबेंस है, जस्ट अ मिनट, मैं जरा कनेक्ट कर लूँ फोन, एक मिनट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस हमने कवर कर लिया, थर्ड हाउस में अब हम आगे। थर्ड हाउस बेसिकली जो होता है ना, ये एक तो राइट हैंड माना जाता है हमारा बॉडी का, ठीक है। अभी मैं बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, सेल्फ को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आप ये देखिए कि थर्ड हाउस जो होता है स्पोर्ट्समैन का होता है, जो स्पोर्ट्स के अच्छे लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो है थर्ड हाउस से ही गवर्न होते हैं। मतलब थर्ड हाउस से गवर्न से मैंने मतलब थर्ड हाउस का बड़ा प्रोमिनेंट रोल होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली दिखाई थी, मैंने आपको सुशील जो रेसलर है उसकी कुंडली दिखाई थी, तो आपने देखा उनकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस का रोल कितना ज्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है ना। आई शो यू अभी विद केस स्टडी, मैं आपको एक बार फिर से भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये थर्ड हाउस का रोल मेजर रहता है, और एज वेल एज इवन तक अगर मान लो अब यहाँ पर थर्ड हाउस के अंदर ये तो हाथ है, हैंड है, ठीक है। थर्ड हाउस के अंदर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को, अब आप कहते हो कि सर किसी ने बंदे ने मर्डर कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे पास आए कहते हैं कि सर इस बंदे ने मर्डर कर दिया। अब पहली बात तो आप ये जांच करो, रिसर्च वाला पार्ट ये है कि उसने मर्डर क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया, या तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो डेबिलिएटेड यानी कि नीच का होगा, ठीक है ना। इन सब हाउस में जब भी हानि होती है ना, कोई नुकसान होता है ना, वो तभी होता है जब इन हाउसेस के जो लॉर्ड्स होते हैं ना वो नीच हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहला हाउस बताया, मान लो पहले हाउस का अगर लॉर्ड किसी का पिटा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाओगे ये बंदा माइग्रेन, या फिर ये कह लो कि इस बंदे की पर्सनैलिटी का चार्म सारा मिसिंग है, इस बंदे को मेंटल इश्यूज हैं, इट कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू हेयर्स, ठीक है ना, इट कुड बी रिलेटेड टू हेडेक, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। इसी तरह सेकंड हाउस मान लो किसी का डेबिलेटेड होगा, सेकंड हाउस ऑफ डेबिलेट कैसे होगा, डेबिलेट ऐसे होगा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जब आप जन्म कुंडली को देखोगे तो नंबर लिखा होगा, अभी इसमें नहीं लिखा, अभी इस चार्ट में तो मैं आपको दूसरी तरह से समझा रहा हूँ। इस चार्ट में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कौन से हाउस की बिलोंगिंगनेस किसके साथ है, ठीक है ना। ये सेल्फ का चार्ट है। यहाँ पर अगर आपको कोई बीमारी है तो आप चेक करो आपको बीमारी क्यों हो रही है, और फिर मुझे बताओ कि ये बात सही है या नहीं, ठीक है ना। आप अपना थर्ड हाउस देखो, अपनी कुंडली खोल लो जरा, साथ साथ आप सब लोग जाओ खोलो, अब चेक करो अगर आपको कोई ट्रबल हुआ तो क्यों हुआ। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड पिट गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया, तो उस आदमी से मर्डर तक करा देता है। इवन रेप्स, मर्डर्स, ये जितने भी होते हैं, रेप्स के केस में सेवंथ हाउस का भी यूज हो जाता है। बट सेवंथ, और अगर मान लो आपस में दृष्टि संबंध है सेवंथ और टेंथ और थर्ड हाउस का, और तीनों में दोनों में से एक भी प्लेनेट अगर नीच का हो गया, तो डेफिनेटली वो बंदा रेपिस्ट होता है। तो अब ये सारी चीजें समझने वाली है, क्योंकि आप गलत काम जब करोगे तो वो तो अपने हाथ से ही करोगे ना, तो आपको वो फोर्स कहाँ से मिलती है उस गलत काम को करने की, आपका जमीर कहाँ खो जाता है, मोरल कहाँ पे लूज होता है, आपने मोरालिटी लूज कर दी। व्हेन यू किल समवन, दैट इज नॉट अ मोरल एक्ट, ओके। आपने किसी को मार दिया, मगर मारा क्यों, मारा भाई, मारा इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड था वो नीच का था, डेबिलेटेड था। इसके अलावा कान, कान का किसी को डिजीज हो, किसी के कान खराब हो रहे हो, फ्रीक्वेंटली खराब रहते हो, किसी के कान का ऑपरेशन यदि होने वाला हो, कोई आपके पास आए क्लाइंट कि सर मेरे को कान में दिक्कत है, क्या मेरा ऑपरेशन होगा नहीं होगा, तो आपको ये चीजें पता लगेंगी लेटर, कि अगर भाई कान का ऑपरेशन हो रहा है या कान के से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है इस बंदे को, और अगर उसमें भी लेफ्ट और राइट देखोगे, लेफ्ट और राइट भी देखना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, ये देखो मेरा कर्सर देखो ध्यान से, राइट ईयर दिखा रहा है यस। तो राइट ईयर कैप्चर होगा, इधर लेफ्ट दिखा रहा है जी सर। तो लेफ्ट ईयर कैप्चर होगा, ठीक है ना। किसी के दोनों भी कैप्चर हो सकते हैं। तो ये, और ये जो हाउस होता है ये आपके छोटे भाई बहन का हाउस होता है, मगर अभी मैं डिजीजेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिजीजेस लिखी हुई है, बट आपको वैसे फॉर नॉलेज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई मेरी, कोई किसी यस को सर। डाउट तो नहीं, यस। ठीक है। थोड़ा सा अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए चौथा हाउस आ गया है, चौथा हाउस। अब चौथा हाउस धीरे धीरे अब हम देखो कहाँ से होते आए, हम अपने हेड से धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं। पहले हम हेड पे थे,
हेड से नीचे हम थ्रोट पे आए, हेड से फेस पे होते हुए थ्रोट पे आए, थ्रोट से नीचे होते हुए हम ईयर्स और आईज को हमने कैप्चर साथ साथ ही किया। अब तीनों का मिश्रण देखो, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखो। सेकंड हाउस ने एक देखो, इनका भी टीम वर्क है, इन सब का टीम वर्क है आपस में हमारी बॉडी को संभालने के लिए। तो आंखें संभाल ली हमारी सेकंड हाउस ने, और हमारे कान संभाल लिए थर्ड हाउस ने, ठीक है। और साथ में थर्ड हाउस ने हमारे हाथों को भी कैप्चर कर लिया, यानी कि भुजाओं को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये हमारा चेस्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, एज वेल एज हमारे लंग्स होते हैं, और स्टोमक कहीं पे भी हमारा स्टोमक जो होता है वो शुरू होने वाला होता है, जस्ट अबाउट टू बिगिन होता है। तो इसलिए स्टोमक जब शुरू होने वाला होता है तो इसलिए जो है ये चीज है फोर्थ हाउस। तुरंत चेक करो फोर्थ हाउस के अंदर कौन सी राशि पड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा चार्ट्स, ठीक है ना। क्योंकि जब ये मैं आपको चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप मतलब मैं अब इसमें ये नहीं बोलूंगा कोई मैं एस्ट्रोलॉजर्स की ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, हमारे पास तो डॉक्टर्स के भी इवन फोन आते हैं, सर्जरी शुरू करनी है सर, कितने बजे शुरू करनी है, ऑपरेशन थिएटर गलत बना हुआ है तो डॉक्टर्स आर इवन यूज्ड टू कॉल अस, इवन द पेशेंट्स यूज्ड टू कॉल अस कि सर अब बच्चे की डिलीवरी होनी है, सर्जेरियन डिलीवरी होनी है, उस केस में यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है बहुत मेजर, ठीक है ना। तो ये चीजों को आपको समझना है कि आप देखो, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ चीज को, लॉजिक बनाओ, ठीक है ना। लॉजिक से अगर चलोगे तो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सब आपके शरीर का हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी इज एंटायरली पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी को उसी तरह से अफेक्ट करेगी। अब किसी को हार्ट की डिसीज हो गई, मान लो हार्ट अटैक हो गया, तो तुरंत देखो कि चौथे हाउस का पहले बात तो यहाँ पर राशि कौन सी लिखी है इस हाउस में, फिर उस राशि की विंशोत्तरी दशा तो नहीं चल रही, उस राशि का जो प्लेनेट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन से, या एम आई ऑडिबल, सॉरी, यस एम आई ऑडिबल, यस सर। यस सर। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। हाँ जी, अब आपको मेरा चार्ट दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा था फोर्थ हाउस की बात। फोर्थ हाउस जो है बेसिकली हमारे हार्ट्स, हमारा लंग, हमारा स्टोमक एरिया। वैसे आइडियली बताऊं तो स्टोमक एरिया वैसे फिफ्थ के आसपास आता है, बट ठीक है, वी कैन से कि कुछ पार्ट जो है स्टोमक का इसमें कवर होता है, तो इसलिए इन्होंने देखो हार्ट बोला है, स्टोमक बोला है, रिब्स बोला है, एंड लंग्स एरिया बोला है, और एज वेल एज लिटिल बिट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ब्लड इल का, ब्लड इल जो है सिर्फ वो एक्चुअली मंगल के कारक होता है, वो ब्लड से यहाँ पर सिर्फ केवल इतना ही मतलब है कि मान लो अगर ब्लड खराब हुआ तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा, तो ब्लड तो सब जगहों पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। मगर कई बार ये है कि हमारे को आइडिया लग जाता है कि कोई ब्लड से संबंधित अगर दिक्कत है तो हम ऑलवेज मंगल को चेक करते हुए फोर्थ हाउस का लॉर्ड देख सकते हैं, वी कैन चेक, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, अब मैं आता हूँ फिफ्थ हाउस के ऊपर आपका, ठीक है ना। अब फिफ्थ हाउस के अंदर टुडे आई एम गोइंग टू कवर, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो विजडम। अब विजडम जो है क्यों कनेक्टेड है फिफ्थ हाउस से, वैसे तो फिफ्थ हाउस पेट का हाउस माना जाता है, ठीक है ना, एज वेल एज स्पाइन, लीवर, बेले, ठीक है ना, एंड हार्ट वाला। अब देखो थोड़ा हार्ट इधर आया, थोड़ा हार्ट उधर आया, तो ये फोर्थ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन रहेगा स्टोमक एरिया में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमारे को सेंसिटिवली देखना है आप, मगर इसको अभी मतलब लिख लो इन पॉइंट्स को, मगर जब हम प्रैक्टिकल केस स्टडी उठा के कुंडली को चेक करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ भी कहाँ पर फिफ्थ का रोल ज्यादा आया या फोर्थ का रोल ज्यादा आया, ठीक है ना। तो ये डिजीजेस की बात है, आप लोग अपनी कुंडली भी देख के चेक कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि अगर आप किसी भगवान ना करे डिजीज से गुजर रहे हैं तो किस प्लान के कारण आप लोग जो है उससे गुजर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा फिफ्थ हाउस आ गया, और फिफ्थ हाउस बिकॉज विजडम से भी माना जाता है, और पेट का भी ये पार्ट माना जाता है, जैसे मैं बार बार, मगर एक बात बता देता हूँ, विजडम से इसलिए माना जाता है कि अगर आपका पेट क्लीन ही नहीं होता है तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। ये भी बड़ा एक मेजर कनेक्टिविटी है, और ये मेडिटेशन से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर इनडायरेक्ट मैं आपको बोलूँ तो ये विजडम देता है फिफ्थ हाउस। जो इंट्यूशन का हाउस है वो भी फिफ्थ हाउस माना जाता है। तो फिफ्थ हाउस का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये त्रिकोण भाव माना जाता है। फिफ्थ हाउस जो है, देखो त्रिकोण कौन से बताए थे, 1, 5, 9,
देखो पहला हाउस, पांचवा हाउस, नौवा हाउस, तो ये त्रिकोण मान जाते हैं। ये बड़े शुभ हाउसेस होते हैं, ऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं। और फिफ्थ हाउस जो है हमारी विजडम का भी माना जाता है, एज वेल एज हमारी पहली संतान का भी माना जाता है। ठीक है ना। अब संतान की उत्पत्ति तो भाई पेट से ही होगी ना, आप समझ रहे हो। ह्यूमन जो संतान की उत्पत्ति है, पहली संतान जो देखनी होती है, वो हमेशा आपको फिफ्थ हाउस से देखनी होती है। ऑलवेज जस्ट चेक फिफ्थ हाउस, ठीक है। अगर ऐसे आपको कहोगे सर सेकंड संतान देखनी है, तो सेकंड संतान देखनी हो सेवंथ से देखो, थर्ड संतान देखनी हो तो नाइन्थ से देखो, फोर्थ संतान देखनी हो तो इलेवेंथ से देखो। ठीक है ना। मगर फोर्थ फिफ्थ में तो आप लोगों को पहुंचोगे नहीं, पहले होते थे पांच पांच छह छह का, अभी हिसाब किताब तो दो पे ही है। ठीक है ना। अगर मान लो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब है, तो डेफिनेटली स्टमक में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब है, ऐसे आदमी को शेयर मार्केट स्पेकुलेशन इनमें नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब है, ऐसे आदमी की विजडम काम नहीं करती है। ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं? आर यू पीपल कनेक्टेड विद मी? समझ आ रही बात? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को जरा समझेंगे। अभी देखो मैंने ना, अभी तो मैं भावों की बात कर रहा हूँ। अब मैं भावों के अंदर जब भावार्थ थ्योरी लगाऊंगा, जैसे मैं बोलता हूँ ये पहला हाउस हमारा सेल्फ का होता है, सेकंड हाउस हमारे वेल्थ का होता है। ठीक है ना। अब ये आप सेल्फ हो, आप हो मतलब मैं खुद हूँ, ये मेरा सेकंड हाउस मेरी वेल्थ का है। अब इसी तरह से ये फोर्थ हाउस जो है मदर का हाउस माना जाता है। मदर के पास पैसा है नहीं, तो मदर की सेकंड हाउस यहाँ से चेक किया जाएगा, फिफ्थ हाउस। ठीक है ना। ये मदर का सेकंड होगा, और ये बाद में भी भावार्थ थ्योरी इसको बाद में लगाएंगे। पहले अभी इसको कवर करते हैं। बस जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा था कि मतलब इफ यू विल गो इन डीप यू विल एंजॉय एस्ट्रोलॉजी, आई जस्ट मीन। ठीक है ना। यू विल सर्टेनली एंजॉय ऑल द इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को एंजॉय करने के लिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स्थ हाउस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ठीक है। किडनी आ जाती है हमारा। ठीक है। और यूट्रस रिलेटेड डिजीज आ जाती है, कोलोन यूट्रस रिलेटेड डिजीजेस भी हमारे सिक्स्थ हाउस से ही देखी जाती है। और सिक्स्थ हाउस जो है वैसे ब्रॉडली हमारे मामा का हाउस भी देखा जाता है। अब देखो क्यों देखा जाता है मामा का हाउस, क्या देखा जाता है। मैंने ये बोला था आपको, ये आपका पहला हाउस अगर हो कुंडली में, होता ही है बाय डिफॉल्ट, तो ये आपके भाई बहन का हाउस होता है, छोटे भाई बहन का, ये बोला था ना मैंने। अब मैंने ये भी बोला था कि ये आपकी मदर का हाउस होता है। तो अब मदर से तीसरे, जैसे तुम्हारे से तीसरे तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तो मदर से तीसरे उनके भाई बहन है। ठीक है ना। इस हिसाब से थोड़ा सा समझो। तो उनके अगर भाई बहन है, तो ये जो छठा हाउस है ना, ये आपका ननियाल पक्ष में। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे को ननियाल पक्ष में हमारे प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अब ऐसी चीजें कैसे देखोगे, तो ये वो एग्जांपल है। ठीक है। इसके अलावा केतु और शनि का रोल तो मैंने आपको बता ही दिया। जितनी भी अनआइडेंटिफाइबल डिसीजेज हैं, जो कि आइडेंटिफाई लेट होती हैं, जिनको आइडेंटिफाई करने में डायग्नोज ही नहीं हो पाता, आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है और उसके बाद वो डिजीज बढ़ जाती है, ये सारा का सारा काम केतु का। केतु और शनि ज्यादातर इस तरह की डिजीजेस को आपको देते हैं। तो इसी तरह से आपको ये समझना ही है कि ये हाउस जो है, सिक्स हाउस जो है, ये मेजरली इस रोग रोग का घर भी बोला जाता है। इट इज हाउस ऑफ डिजीजेस ऑल्सो, ये भी बोला जाता है। एज वेल एज ये मामा का घर भी बोला जाता है, एज वेल एज ये आपके दुश्मनों का घर भी बोला जाता है, आपके शत्रु, ठीक है ना, उनका हाउस भी यही बोला जाता है। ठीक है ना। अब मान लो कृष्ण भगवान की कुंडली देखो, अब आपको भी उनके मामा उनके दुश्मन हो गए थे, तो देखो ना, उनके मामा दुश्मन क्यों होते? सिक्स हाउस का लॉर्ड एनिमेटिक भी होता है, रोग का भी होता है, एज वेल एज मामा का भी होता है। तो इसलिए जो थी ये कंडीशन बनी कि जहां पर कंस जो है मामा होने के बावजूद, रिश्ते में इतना क्लोज होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान के दुश्मन हो गए। समझ आई बात? ये इतने दुश्मन हो गए उनको मारने के भी हो गए थे, बचपन में मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। समझ आई बात? तो ये होते हैं योग, दीज आर कॉल्ड योगास। अब सेवंथ में चलते हैं, सेवंथ हाउस को समझेंगे। सेवंथ हाउस बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ हाउस है, एज वेल एज हमारी बॉडी के अंदर ये स्पर्म से भी जुड़ा हाउस है, एज वेल एज सेवंथ हाउस जो है स्पाउस का भी माना जाता है, सेवंथ हाउस जो है व्यापार का भी माना जाता है। ठीक है। तो सेवंथ हाउस में आप देखिए ये सारे जो हैं, ये लिखे हुए हैं, ये सारे फंक्शंस जो हैं, अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज जनरली लोगों को होते हैं, तो आप सेवंथ हाउस के वहां पर राशि कौन सी लिखी है वो चेक करो। कोई आया आपके पास बोला है सर मुझे स्किन रिलेटेड डिजीज में सही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो तुरंत अगर ब्रॉडली चेक करना है तो उसका सिक्स हाउस चेक कर लो, और अगर और स्पेसिफिक चेक करना है तो उसने बीमारी बता दी आपको, मेरे को ये दिक्कत हो रही है,
ठीक है ना, किसी का यूरिनरी पार्ट्स में दिक्कत है, प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत है, कुछ भी एक्सरसाइज दिक्कत है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि इस आदमी को ये दिक्कत जो है वो 7th हाउस के कारण है। और इवन इसमें जो है स्पॉन्डिलोसिस या कह लो कि कई लोगों को हड्डियों से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो वो भी एक मेजर पॉइंट है। जो बैक की प्रॉब्लम जितनी होती है, लोअर बैक डिजीजेस होती है ना, तो वो सारी की सारी जो है, ये देखो मेरा कर्सर लोअर बैक डिजीज यहाँ पे दिखता है, सारी की सारी हैं। अब जिन लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये सारे डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, तो ये सारी डिजीजेस जो है 7th हाउस से कैप्चर की जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। 7th हाउस के ऊपर चलते हैं, सॉरी 8th हाउस के ऊपर चलते हैं। 8th हाउस अगेन, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सारे डिजीजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इन एरियाज के अंदर अगर आपका 8th हाउस इफेक्टेड है। अब 8th हाउस बेसिकली देखो, मैंने बड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। 6th हाउस मैंने बोला रोग का, 8th हाउस में अब आपको बताया जा रहा हूँ डेथ का। इन बीमारियों को तो कवर करेगा ही करेगा, डेथ का, रिसर्च का भी ये हाउस होता है, ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो डेथ बेड पे पड़ा है, मान लो आईसीयू में ही है, आपके पास पेशेंट का रिश्तेदारों का फोन आया जी, सर हमारे को ये बताओ कि हमारा पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा। तुरंत विमशोत्री दशा में जाकर चेक करो पहली बात तो, कि उसकी दशा कौन सी चल रही है। मान लो 8th हाउस की दशा चल रही है, तो चांसेस है कि उसके डेथ होने के चांसेस, मतलब ही इज वेरी क्लोज टू हिज डेथ। और इसके अलावा एक चीज और भी समझो यहाँ पर, अगर 8th हाउस की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो 8th हाउस जो है बेसिकली आपको रिसर्च की तरफ भी डाइवर्ट करता है। ये पाताल होता है, इसको बोला, इट इज कंसिडर्ड एज बीनीथ द अर्थ। बीनीथ द अर्थ मतलब अर्थ से नीचे का पार्ट जो है, सारा का सारा वही बनाता है। इसलिए रिसर्च क्या होती है, जब हम कोई गहरी चीज खोद के निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेथ क्या होती है, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है सबके लिए आज की डेट में भी, ठीक है ना। बट अगर पॉजिटिव नोट पे देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी जो सोल है, एक तरह से अपने सारे के सारे फ्रेमवर्क को चेंज करते हुए नई बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है 8th हाउस। और ये जो है बीमारियां, या वो यहाँ से आपको चेक करना है। चलिए, लेट अस गो अहेड इन द 9th हाउस। 9th हाउस के अंदर हमारे थाइस, हिप्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड बैक डिजीजेस आ जाती हैं। अब देखो, बैक डिजीज यहाँ पे भी आ रही है, बैक डिजीज यहाँ पे भी आ रही है, मगर ये बैक डिजीज बैक की है, और ये जो है थोड़ा सा फ्रंट से मेरा मतलब यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि जो पूरा जो स्पाइनल वाला पार्ट होगा ना, ठीक है ना, वो तो आप कंसिडर करोगे पूरा स्पाइनल का पार्ट है, वो तो 7th से कंसिडर करोगे। और जो मैंने आपको पार्टली जो प्रॉब्लम्स बताई थी ना, पार्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्पाइनल के कुछ कुछ पार्ट, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गया किसी को, ठीक है ना, तो वो सारी जो, या किसी की हड्डियां वीक होती जाती हैं डे बाय डे, उस बीमारी का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट आई गॉट अ पेशेंट, उन्होंने ये बोला था कुछ ऐसा। तो वो सारा जो है 9th हाउस के कारण प्रॉब्लम होता है। अब 9th हाउस वैसे तो आपकी कुंडली में भाग्य का स्थान भी माना जाता है, मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये अगर आपको किसी भी कारण से हो रहे हैं, तो आपको 9th हाउस का लॉर्ड कौन है वो चेक करना है। वो लॉर्ड जो है कौन, वहां पर आपकी इस लगन हाउस में किन, कौन सी ग्रहों के साथ कंजंक्शन कर रहा है, यानी कि मिलके बैठा है। और साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि कहीं इसकी दशा या महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है, वो विमशोत्री दशा। विमशोत्री दशा पे भी एक पूरा टॉपिक है, मैं आपको लेके जाऊंगा बहुत जल्दी, वी विल गो टू इट। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मगर आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको कोई बीमारी हुई, फॉर एग्जाम्पल आपको, से मेरा मतलब है किसी भी आपके क्लाइंट को बीमारी हुई, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। दिस यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अ डिजीज पर्सन। तो बहुत सोच समझ के उससे बात करनी है, बहुत जेंटली उसको गाइड करना है। ऑलरेडी डिप्रेस्ड पर्सन आता है, तो उसको बहुत आपको सोच समझ के बोलना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यू हैव टू थिंक दिस वे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, कई लोग आपके पास आते होंगे, वो बोलते हैं हमारे को नीज का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, बोन्स है। तो 10th हाउस को तो आप फोकस करोगे ही करोगे। 10th हाउस के अलावा सैटर्न को भी फोकस कर लेना, ठीक है ना, सैटर्न को भी फोकस कर लेना। अभी तो आपको हाउसेस के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको इन प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए, अब मान लो कोई आपसे आके पूछे, सर मेरे को पेट के डिजीजेस, तुरंत देखो कि भाई इसका कहीं जुपिटर डाउन तो नहीं, क्योंकि गुरु जो है, जुपिटर जो है पेट का कारक होता है। तो ये मैंने पहले भी एक बार कराया था, अभी आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा, उससे आप लिंक करूंगा, अभी दिखाता हूँ। तो 10th हाउस जो है बेसिकली, आप देखो ध्यान से, आपके घुटनों से गठिया, ठीक है ना, आर्थराइटिस,
इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, और जिनको पैरों के फुट रीजन में, खासकर पेल्विस रीजन में खुजली वगैरह रहती है, वो सारी स्किन डिजीजेस जो है इस कारण 10th हाउस के कारण रहती है। ठीक है, फर्दर चलते हैं। हमारा 11th हाउस वैसे तो हमारे इनकम का होता है, 10th हाउस वैसे हमारे कर्म का होता है, 9th हाउस हमारा भाग्यस्थान का माना जाता है। ठीक है ना, और ये 11th हाउस है हमारा, 11th हाउस जो है हमारे इनकम का माना जाता है, हमारे बड़े ब्रदर का माना जाता है, हमारा लेफ्ट ईयर भी यही माना जाता है। ठीक है ना, तो लेग्स का भी जो लोअर बिल्कुल फुट का जो उंगली वाला पार्ट है वो भी इसी से कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेग्स इधर भी कवर है, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, और ब्लड इल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ब्लड इल को इसलिए कैप्चर किया गया है क्योंकि जब पैरों के अंदर सप्लाई नहीं पहुंचती तो उसके कारण बेसिकली पैरालिसिस होता है। ठीक है ना, ब्लड की, तो ये पैरालिटिक अटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ब्लड इल लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने अक्सर केसेस देखे जहाँ पे भी 10th और 11th हाउस पूरी तरह इफेक्टेड है, उन लोगों को अक्सर पैरालिसिस हो जाता है, प्रोमिनेंट चांसेस है। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं, 12th हाउस की तरफ बढ़ते हैं। 12वां हाउस वैसे तो फॉरेन यात्राओं का होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है। ठीक है, मगर अब जब बीमारियों की बात करते हैं तो ये हमारे लेफ्ट आई का भी होता है। ठीक है, हमारा जो फीट का कुछ पार्ट होता है, फीट का जो बिल्कुल तलवे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, तो वो इसके कारण होता है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ लोगों को नींद ना आना, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो नींद ना आना, इसमें दोनों जो पार्ट, नींद नहीं आई, यहाँ पे नींद नहीं आई, तो उसके बाद हेड एक माइग्रेन, वो इसका आउटकम निकल के फर्दर दिखता है, हेड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और एज वेल एज लेफ्ट आई तो यहाँ पर आई गई है। और एज वेल एज, आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, किसी का बुध अगर 12वें घर में पड़ा हो और अगर नीच का हो या अच्छी पोजीशन में ना हो, मतलब शत्रु क्षेत्री हो, तो ऐसा व्यक्ति जेल की यात्रा भी करके आता है। देखो, दो पार्ट है, सिक्के के दो पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि ये अब्रॉड यात्रा भी देता है, मगर यहाँ पर अगर कोई प्लेनेट नीच का पड़ जाए तो ये अब्रॉड यात्रा की जगह जो है अंदर की यात्रा भी देता है, यानी कि जेल की यात्रा भी 12वां घर ही आपको देता है। क्लियर हुई आपको सारी बातें यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, सर मेरा एक सवाल था सर। बोलिए। सर जैसे कि आज हम लोगों ने वास्तु के कुछ पॉइंट सीखे और अर्लियर क्लासेस में भी हम लोगों ने बातचीत की इस बारे में। तो कुंडली में अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यानी कि मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं उसके अलावा एग्जांपल आप 10th हाउस ले लीजिए, किसी को बोलिए आर्थराइटिस हो या फिर ऐसे कुछ चीजें, यानी कि अ, अगर हम वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो साउथ में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, करेक्ट ना सर? मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, ओके, राइट सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और कनेक्ट करता हूँ मैं चीजों को। एक चीज आपको और दिखाता हूँ आज, ये मैंने उस दिन भी बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये मैंने उस दिन बताए थे आप लोगों को, पहले तो नाम, जो कि मेरे से कोई पूछ भी रहा था। पहले आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, समझो यहाँ पे मैंने आपको एक बात, अब ध्यान से समझना, मैंने वो चीज आपको समझाई हाउसेस के बेस पे। मेरा चार्ट दिख रहा है आप लोगों को सबको? जी नहीं सर। नो सर। अब दिखा? हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने आपको भावों के बेस पे, यानी कि हाउसेस के बेस पे डिजीजेस सारी बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको वही चीज फिर से एक बार समझाने जा रहा हूँ। मान लो कोई बंदा आया, ठीक है, आपके पास, और आपने देखा कि इस बंदे का सूर्य जो है नीच का है। ठीक है, तो आपको तुरंत आइडिया लगा लेना चाहिए, नोट कर लो इन चीजों को बड़े ध्यान से। ठीक है, तो तुरंत आइडिया लगा लेना चाहिए कि जो सन जिसका नीच का होता है वो पहली बात तो आंखों से जुड़े, आइज से जुड़े रोग देता है। ठीक है, दूसरा सन जो है हड्डियों से जुड़े रोग देता है। आज हमने वर्कशॉप किया था,
वो बंदे का मैंने बताया था ना, जिस बंदे की मशीन वो पड़ी थी ईस्ट दिशा में, वेस्ट तो में। है, जी सर। तो उसको बीमारी थी सूर्य से रिलेटेड। अब कुंडली में सन नहीं भी खराब था तो वास्तु ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, फॉर एग्जाम्पल वास्तु ने उनको खराब किया। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन लोग, मतलब आप ये देखिए ना, यहाँ पर अभी हम अपनी कम्युनिटी है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 के अराउंड लोग हैं, इसमें से 60% 70% लोग वास्तु की समझ रखते हैं, मे भी थोड़ी बहुत, जितने भी टैरो की रखते हैं, न्यूमेरोलॉजी की रखते हैं, परंतु एस्ट्रोलॉजी जो है आपको बेसिकली कंप्लीट करती है। बिकॉज जब आप एस्ट्रोलॉजी को जानेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी को जानने के बाद आप जो है एक आदमी को, उसकी प्रॉब्लम को कई एंगल्स से जज कर पाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? अब किसी का सूर्य नीच का है, मैंने आपको उस दिन विराट कोहली की कुंडली में सूर्य नीच का दिखाया था, आपको याद हो तो, डू यू रिमेम्बर गाइस, या दोबारा से दिखाऊं? यस सर। हाँ सर। चलो दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। देखिए मैंने आपको ये विराट कोहली की कुंडली दिखाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सूर्य देखो नीच का पड़ा है, देख रहे हो? ये देखो, दिख रहा है आपको मेरा नहीं स्क्रीन सर, या आपका नहीं दिख रहा? नहीं सर, चार्ट में नो सर। नहीं। एक सेकंड फिर से शेयर करता हूँ। अब देखो, दिख रहा? जी सर, अभी देख सकते हैं। हाँ, तो सूर्य जो है यहाँ पर पिता का कारक है, पहली बात तो। सूर्य जो है इसके अलावा आंखों का कारक है, ठीक है? अब आप लोग तो नहीं जानते हो, पर अंदर से मतलब विराट कोहली को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है ना? तो सूर्य पिता होने के कारण इतने अच्छे प्लैनेट्स होते हुए भी इस बंदे के फादर का साया इसकी एज में, अब ये 19 साल के शायद मेरे ख्याल से उस समय था, लगभग 19-20 साल का, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच वर्ल्ड कप जीत के लाया था, उसके शायद ऐसे कुछ हुआ था बीच में, जब भी मतलब वॉट एवर, बट रीजन आप देखो ना, फादर छिन गए, क्योंकि पिता का रोल प्ले करता है सूर्य कुंडली के अंदर, ठीक है ना? ये एक केस स्टडी है। आपको बात समझ आ रही है मेरी? क्लियर हुई बात? इसी तरह से थर्ड हाउस का मैंने आपको बोला था, स्पोर्ट्स का बोला था, ये अब देखो थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ पड़ा है, सीधा लगन से कनेक्टेड है, लगन मतलब नाइन्थ इसकी लगन है, ठीक है? ये विराट कोहली जो है इसका मतलब कौन सी लगन से गवर्नड है? कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा, इसकी लगन क्या है, नाम बताओ लगन का, जल्दी बताओ, धनु। लगन क्या है विराट कोहली की? आपको धनु आवाज आ सर। रही है? हाँ धनु, वेरी नाइस। तो धनु लगन के अंदर शनि जो है, शनि थर्ड हाउस का लॉर्ड होके कनेक्ट कर रहा है यहाँ, तो इसने, अब ये जो लगन होती है ये हमारा माइंड सेट होता है actually में। लगन क्या होती है? हमारी माइंड सेट होती है, हमारा गवर्निंग प्लेनेट होता है। तो इसकी रिलेशनशिप कैसे जुड़ी, इसका दिमाग, इस बंदे का स्पोर्ट्स में क्यों गया, ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्यों बना, क्योंकि दिन इसके दिमाग में सारे दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें जो है वो घूमती रहती थी, ठीक है ना? अब आप कहोगे सर यहाँ पे राहु और केतु भी तो पड़ा है, तो राहु और केतु पड़ा है, उन्होंने अपना रोल डेफिनेटली प्ले भी किया है। यहाँ पे आप ये समझिए थे, आपको तो विराट कोहली का स्ट्रगल नहीं पता, कितना स्ट्रगल उसने किया है ये तो वही अंदर से जानता है, ठीक है ना? बट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम विराट कोहली के पूरे कैरेक्टर की बात करेंगे तो नाइन्थ, ये जो इसकी लगन साइन है, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो काफी अच्छी होगी, इसके कारण से ये जो है प्रेशर थोड़े बहुत पड़ेगी, तो उन स्ट्रगल्स को पूरा करके आज एक सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंच गया। बट मेजर लॉस यहाँ पर क्या हुआ इसको, सूर्य नीच का होने के कारण जो है और 24 साल के बाद जो है विराट कोहली ज्यादा अच्छे से स्टेब्लिश भी हुआ है, ठीक है? और कहीं ना कहीं सूर्य नीच का जरूर है, मगर बुध का भी बहुत पैरेलल नोट पे सपोर्ट रहा है नीच का सूर्य। आधा हेलो क्यों
क्लियर हुई बात मेरी आपको? जी हाँ। सर। कितने लोग आगे? 9 लोग हैं, ओके। यहाँ पे मिस्टर जॉन इज न्यू। जॉन, मिस्टर जॉन, जी सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार। आप क्लास को कनेक्ट कर भी पाएंगे? अभी एक्चुअली आपको बेसिक्स नहीं का सर, करना। हाँ सर, मुझे पता नहीं है कुछ, तो फिर भी सर मैं आई एम ट्राइंग टू पिक अप समथिंग। काफी चीजें मेरे को इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने नोट कर ली है, लेकिन हाँ मैं यही लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछने भी वाला था कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग है उनका बैच कब आप से शुरू होगा। लेक्चर्स दे रखे हैं मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। लेक्चर जी सर। 1 2 3, ये तो लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, अभी 5th चल रहा है बल्कि। ये जी इसमें सर। आपको कनेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी और आप कंफ्यूज भी होंगे। तो आई जी सर। वुड रिकमेंड, अभी आपने ज्वाइनिंग शायद आज ही हुई है आपकी ना? जी सर। जी सर। हाँ, तो आपका जो क्लासेस होता है वो जनरली आप लोगों के लिए सेकंड सैटरडे को हमेशा क्लासेस होती है। और ओके सर। आज का जो आपका जो कल जो आपका क्लास बीत गया है, उसका जी सर। रिकॉर्डिंग जो है हमने शेयर कर दिया है। मैं निधि जी को बोलता हूँ, निधि जी आपको ग्रुप में जो है शेयर भी कर देंगी। सर तो वो एक मैं आपको रिक्वेस्ट है सर कि, जाने को नहीं बोल रहा, आप आराम से रहिए मगर कंफ्यूज मत होना बस। नहीं आप सर बस मैं बोलिए। नोट कर रहा हूँ सर। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे प्लीज ना बोल दिया कि बिल्कुल स्टार्ट से दे दें मुझे, जो फर्स्ट लेक्चर होगा ना। और डन डन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए थोड़ा सा मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। मैं कहाँ पर था, 1 मिनट, मेरी स्क्रीन वापस लाओ, ये रही। हाँ जी। तो मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि सूर्य जो है बेसिकली पिता का कारक भी होता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये भी समझाया था कि ये देखो, 10th हाउस फादर का माना जाता है। और मैंने विद एग्जांपल उस समय उस क्लास में ये बात समझाई थी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये समझिए आप लोग, जब भी बात होगी जुपिटर की, ठीक है, पहले सन की बात करी हमने। सन ने बेसिकली सन जो है 2 हाउसेस को मेजरली इम्पैक्ट करता है। पहला हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट करता है। जब भी सन खराब होगा, ऐसे आदमी को गुस्सा बहुत आता है, पहली बात। ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना? दूसरी बात, इनकी आंखें लाल होती हैं, बल्जिंग होती हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज ये है कि ये लोग कई बार एग्रेसिव बहुत होते हैं नेचर में। अब जिसका भी सन खराब है तो आप ये समझ जाओ कि इस कुंडली के अंदर ये बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। ये बंदा कई बार जो है बहुत रूडली भी बिहेव कर सकता है, एज वेल एज। अब किसी का अगर सन खराब है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि जैसे कि सन खराब हुआ तो इसका मतलब इसके फादर का कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। तो फादर का दिक्कत हुआ, प्रैक्टिकली मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरह जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर अब ये यहाँ पे बीमारियां भी कवर करेगा। मैंने क्योंकि आज आज मैं डिजीजेस की बात कर रहा हूँ, बीमारियां भी कवर करेगा। मगर यहाँ पर समझो, ये जुपिटर है। अब जुपिटर जो है बेसिकली जब इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेगा, बड़े ध्यान से सुनो, बहुत वैलिड पॉइंट है। जुपिटर बेसिकली हमारे देवों में देव कहलाते हैं। ये हमारी एजुकेशन का कारक भी होते हैं। ये हमारी कुंडली में गृहस्थी का कारक भी होते हैं। अब मान लो मैंने गृहस्थी बोल तो दिया, अब गृहस्थी खराब होने के रीजंस क्या क्या होते हैं? गृहस्थी खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं। मान लो आपके घर में धन धान्य की कमी है, पैसा नहीं आता, तो हस्बैंड वाइफ में कलेश रहेगा। इसी तरह से अगर मान लो किसी का जुपिटर खराब है, अब तो गृहस्थी कैसे खराब होगी? मान लो अब ये सेकंड हाउस आ रहा है यहाँ पे, देखो सेकंड हाउस को कैप्चर कर रहा है, 5th को कर रहा है। तो सेकंड हाउस की पहले बात करूँ, सेकंड हाउस देखो कि ऐसा आदमी अगर इसका जुपिटर खराब होगा, वो हो सकता है अपनी वाइफ से ढंग से बात ही ना करे, या ये हो सकता है उसकी वाइफ उससे ढंग से बात ना करे, या ये हो सकता है कि उनके घर में जो लोग आपस में बात करते हैं, मैंने कई फैमिलीज देखी हैं, ठीक है ना? अब मेरा घर हरियाणा में है, तो कुदरती पाला भी पड़ गया। कई फैमिलीज ऐसी देखी जो वो बात ही ऐसी करते हैं कि मतलब कोई डिसेंसी है ही नहीं आपस में, ठीक है ना? बट ठीक है, उनमें आपस में प्यार भी होता है, बट एक जुबान का जो एक व्यवहार वाली बात होती है, तो वो भी सेकंड हाउस में जुपिटर से बोला जाता है। अगर आप किसी को कड़वा बोलोगे तो आपको कड़वा लौट के आएगा। तो वो भी थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। तो गृह क्लेश क्या होता है? गृह क्लेश के अंदर आप लोग क्या करते हैं? ऊंचा ऊंचा चिल्लाते तो एक दूसरे के अंदर कोई भी व्यक्ति क्या करता है? तो ये सब जुपिटर के कारक है। इसके अलावा पैसा नहीं है तो भी मेजर फैक्टर होता है, तो सेकंड हाउस आपका इसका भी। और इसके अलावा अगर जुपिटर की जगह खराब है, तो आप ये देखो कि उसका पेट भी खराब हो सकता है, एज वेल एज उसका इम्पैक्ट उसके थ्रोट पे भी आ सकता है, ठीक है? ये चीजें समझने वाली है। अब यहाँ पर देखो पैसा नहीं है, तो इस हाउस की लिंकिंग देखो, लिंकेज देखो कैसे हो रही है।
11th हाउस मैंने आपको इनकम का बताया था, ठीक है ना, 11th हाउस इनकम का बताया था मैंने आपको। तो अब जिस घर में इनकम ही नहीं आ रही, जुपिटर नीच का हो गया, तो उस घर में पैसा आके रुकेगा कैसे? जिसका यहाँ से अगर इनकमिंग खराब हुई, तो यहाँ पर जो है डिपॉजिट्स तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के जिसका जुपिटर खराब होता है, अब जुपिटर जो है बेसिकली समाज का कारक भी होता है, ठीक है ना, गृहस्थी, समाज, उसके अपने भाई भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से कई लोगों की नहीं बनती, आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल नहीं बनती भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से खासकर। तो ऐसा व्यक्ति जो है समझ लो कि उसको, उसका जुपिटर जो है उसकी कुंडली में या तो उसकी कंजंक्शन खराब है, मतलब शत्रु क्षेत्री पड़ा है, या फिर ये मान के चलो कि जुपिटर नीच का है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जुपिटर जो है देखो फिफ्थ हाउस को भी बता रहा है यहाँ, तो फिफ्थ हाउस को जब कैप्चर कर रहा है, तो ये भी मान के चलो कि जुपिटर कितने डिपार्टमेंट इकट्ठे संभाल रहा है, देख रहे हो, बिकॉज लीडर है ना, लीडर है, लीडरशिप जो होती है वो इसी तरह की होती है, उसका सपोर्ट हर जगह रहता है। और आप इस लीडरशिप का सपोर्ट देखो, इसने 4 कॉर्नर कैप्चर किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड मतलब आज मैंने फिक्स और वेरिएबल आप लोगों को समझाया था वास्तु के अंदर भी, ठीक है ना। तो प्रकृति वेरिएबल है, और हम लोग अगर देखें, हमारा साक्षीपन, हमारा पुरुषार्थ, वो सब कुछ फिक्स है, हम अपनी जगह पे हैं अगर हम साक्षी अपने आप को देख पाए। तो जुपिटर कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया था एजुकेशन का कारक भी, तो जुपिटर आपकी कुंडली में पिटा हुआ है, एजुकेशन खराब हो जाएगी, पेट से संबंधित रोग होंगे, ठीक है ना। जुपिटर खराब है, इसका मतलब ये समझ लो कि जिस, अब अनपढ़ आदमी अनपढ़ क्यों कहलाता है? और कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई वाइज कई लोग अनपढ़ होते हैं, मगर उनका फिफ्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होता है, तो उनमें कॉमन सेंस का बड़ा एक वो होता है, कह लो कि दे आर हैविंग गुड कॉमन सेंस। मैंने कई ऐसे बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में देखे हैं जो सेकंड पास, फिफ्थ पास, 10th पास, 12th पास, वो भाई सब क्या खतरनाक बिजनेस करते हैं, बट जस्ट बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है स्पेकुलेशन का भी कारक है, फिफ्थ हाउस विजडम का भी कारक है, फिफ्थ हाउस जो है पेट के रोगों का भी कारक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ये अब योग की बात है, यहाँ पर योग योग का रोल आता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अगर आपको अगर आपका एक्सक्रीशन, आज मैंने एक्सक्रीशन सिस्टम अभी आपको बताया ही नहीं, आज तो इधर नहीं बात हुई, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी स्ट्रांग रखने के लिए फिफ्थ हाउस का बड़ा मेजर रोल रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर का रोल यू कैन नॉट इग्नोर, इस बात को आप समझ के चलो, ठीक है। फर्दर 9th हाउस का लॉर्ड भी रहता है। अब जिसकी गृहस्थी नहीं रही, जिसके बड़े भाइयों से सामंजस्य नहीं रहे, रिलेशन नहीं रहे, जिसके पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो उसका बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप देखो इन हाउस में, ये 11th है, ये सेकंड है। 11th इनकम का होता है, बड़े भाइयों का होता है, सेकंड धन धान्य का होता है, परिवार का होता है, गृह क्लेश, और क्या नाम है, परिवार में शांति, फाइनेंसेस, इन सबको देखता है। फिफ्थ हाउस जो है आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। अब जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बड़े भाइयों का सानिध्य नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 9th हाउस आपका भाग्य स्थान माना जाता है वैसे तो। पर अगर यहाँ पे कोई राशि पड़ी हो, वो नीच हो जाए, या फिर ये समझ लो कि कुंडली के अंदर किसी का जुपिटर बाय डिफॉल्ट नीच का पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वो 32वें साल के बाद होता है, ये मान के चलो, ठीक है ना। 32वां इसलिए बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट तो ये बोला जाता है कि क्या नाम है, ये 24 के बाद हो जाता है, बट फिर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो एक थंब रूल है, किताब में लिखी बात है, पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, उससे से बता रहा हूँ। 32 के बाद ऐसे लोगों को ज्यादा कामयाब देखा जाता है, उससे पहले बहुत स्ट्रगल करते हैं ये लोग, ठीक है ना। चलिए, अभी मैं आपको हाउसेस की बात बताना चाहता हूँ। हमने सन कर लिया, जुपिटर कर लिया, मार्स का मैंने आपको बताया है। देखो मार्स जो है बेसिकली हमारा यहाँ पर आप देखो ना, थर्ड हाउस को कैप्चर कर रहा है। मैंने आपको बताया था ऐसे लोग जिनका मार्स यहाँ पे उच्च का हो तो अच्छे स्पोर्ट्समैन, और अगर नीच का हो, दिस पर्सन कैन बी अ मर्डरर आल्सो, दिस पर्सन कैन बी रुथलेस, क्रूएल, ठीक है ना। कई लोग छूटते ही हाथापाई पे उतर आते हैं, इस तरह का नेचर किसी का हो, ऐसे कोई लोग आपको मिले एग्रेसिवली, जो अब आप वो देखते हैं, मतलब रोड रेजेस वगैरह हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई लोग एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, ये सब कुछ थर्ड हाउस के कारण है, मार कुटाई पे उतर आते हैं। तो ये दिखाता है कि ये दे लैक विजडम, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस जो मार्स का होता है। और कुंडली में मंगल पिटा हुआ है,
तो मंगल जो है आपको सबसे पहले आपके हाथों को एक तरह से गलत तरीके से प्रवोक करता है और आपसे गलत काम करवाता है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बातें यहाँ तक? फिर फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ हाउस जो है हमारा, वैसे ये हमारे मदर का हाउस माना जाता है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा माना जाता है। ठीक है, जो जिस आदमी का चंद्रमा पिटा हुआ है उसको अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए। जिस आदमी का चंद्रमा सूर्य दोनों पिटे हुए हैं उसको, उसकी आंखें भी वीक होती हैं, उसके ऊपर फादर का सानिध्य भी नहीं होता। और कहीं हम देखते हैं ना ऑर्फेन होते हैं, आदमी ऑर्फेन हो गया। किस कुंडली में आप देखो अनाथ लोग मिलेंगे, ऑर्फेन मिलेंगे। तो चंद्रमा सूर्य जिनकी कुंडली में डायरेक्टली अगर किसी भी कारण से डेबिलेटेड होते हैं तो ऐसे लोग ऑर्फेन होते हैं। ठीक है, तो जुपिटर हो गया हमारा, ये हो गया सैटर्न, शनि। शनि और मंगल यहाँ पे दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे भी मार्स का रोल आ जाता है। सैटर्न और मार्स यहाँ पर ये पड़े नहीं हुए हैं, ये मतलब इनको गवर्न करते हैं। आपके दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक आपके दुश्मन होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं आपके दुश्मन लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म दुश्मन आपके कौन से होते हैं? जो मार्स से गवर्न होते हैं। जो लॉन्ग टर्म दुश्मन आपके होते हैं, अब कहते हैं ना हमारी तो कई पीढ़ियों से दुश्मनी है, बोला जाता है ना ऐसा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का जो हिसाब किताब रहता है, वो सारा कुछ सैटर्न जो होता है। लॉन्ग टर्म एनिमी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म डिजीजेस। डिजीजेस मैंने आपको बोली थी, शनि और केतु लॉन्ग टर्म डिजीजेस देते हैं। किसी को टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अब गया बंदा 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, साल, 1.5 साल इलाज चलता रहता है। ये सारा काम शनि का काम है। शनि एज वेल एज आपको बताया यहाँ पे डेथ का भी है, डेथ का हाउस भी होता है। ठीक है, अब जो लंबी डिजीज शनि की चपेट में जो आ गया, जो लंबी डिजीज में आ गया, वो पहली बात तो बचता ही नहीं है, उसका नेक्स्ट हाउस वो डेथ ही होती है। ये होता है प्रैक्टिकली, अगर आप देखोगे बहुत कम पेशेंट्स होते हैं कैंसर के। और बाय द वे, आप किसी कारण से बच के आ भी गए, आपने सुना होगा कैंसर की रीअकरेंस हो जाती है, टीबी की रीअकरेंस हो जाती है। जितनी भी लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं ये सब रीअकर होती है। आज नहीं होंगी तो डाउन द लाइन 4, 5 साल, 10 साल बाद होंगी। मगर आप उनका अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट करा भी लोगे तो वो वापस आएंगी, दे विल कम बैक। आपकी अल्टीमेटली जो डेथ होगी ना, वो उसी बीमारी से होगी। बस ये जो ट्रीटमेंट होते हैं एलोपैथी के, ये आपकी डेथ को कुछ साल डिले कर देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, सेवंथ हाउस चलते हैं। सेवंथ हाउस को आपको मैंने बताया था वीनस को होता है। वीनस जो है यहाँ पे सेवंथ हाउस को कौन करता है? यहाँ पर सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं, जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का हो, ऐसे लोग आप बोलते हैं ना कई बार, ये आदमी कैरेक्टरलेस है, इस आदमी को घर में मत घुसाओ, आते ही घर में गलत नजर से दृष्टि रखता है, बोलते हैं। ये बातें होती हैं घरों में। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि वीनस जिसका भी पिटा हुआ है, यानी कि अच्छी पोजीशन में नहीं है, शत्रु क्षेत्रीय है या नीच का है, तो उसकी विंशोत्तरी दशा चल रही है। ठीक है, तो वीनस को देखना है, सेवंथ हाउस में कौन सी राशि पड़ी है वो देखनी है। मान लो किसी का डाइवोर्स होने वाला है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, ये सब वीनस के कारण जो होते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, चाइल्ड कंसीव न होना, इनफर्टिलिटी होना, स्पर्म्स का लैक होना, ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू दिस। इवन तक डाइवोर्सेस का भी मेजर फैक्टर जो है वो वीनस ही कहलाता है। परंतु वीनस को तो देखना ही देखना है। वीनस की पोजीशन के अलावा देखो, मैंने आपसे दो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको भाव दिखाए थे, अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? ग्रहों को डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। दोनों चीजों को कंसिडर करना है। धैर्य का काम है एस्ट्रोलॉजी, शांति से करनी पड़ेगी, इसमें जल्दी नहीं करना है। टाइम ले लो, समझ नहीं आ रहा प्रिडिक्शन में टाइम लो, मगर जल्दी मत करो, किसी को गलत मत बताओ। चलिए, हमने 7th 8th 9th हाउस कर लिया। अब यहाँ पर ये आ जाता है अगेन सन का रोल। 10th हाउस जो है हमारा सन मरकरी। अब ये 10th हाउस जो है ये यहाँ पर आप ये समझो, ये साउथ की बेल्ट भी मानी जाती है। ठीक है ना, मगर यहाँ पे जो कारक ग्रह होते हैं वो बेसिकली सूर्य, बुध, गुरु और शनि होते हैं। ठीक है ना, तो अब सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, यहाँ पर सूर्य, बुध, गुरु और शनि यहाँ पर जो है, क्यों है? इसके पीछे मेजर रीजन है कि किसी की आपने गवर्नमेंट जॉब देखी हो, ये कर्म का घर है ना, ये कर्म का घर है। जब कर्म के घर में यहाँ पर इन में से अगर आप या तो कर्म देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब देखोगे या प्राइवेट जॉब देखोगे, बिजनेस देखोगे, बिजनेस देखने के लिए हमेशा 7th हाउस को फोकस करो। किसी की जॉब चेक करनी है, कोई पूछे आपसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, 10th हाउस फोकस करो। ठीक है ना, और अगर किसी कुंडली में सूर्य नीच का है, बुध नीच का है, गुरु नीच का है या शनि नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बात क्लियर हुई मेरी आपको? और
ये अगर इस तरह का मतलब आपको कोई भी ग्रह इन चारों में से नीच का दिखता है तो आप ये मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से जो रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम होता है वो नहीं मिल पाता। मगर अब आज वास्तु का मैंने वर्कशॉप किया था, किसी को फिर भी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सत्यमेव जयते, मैंने सिंबल साइंस ऑफ सिंबल्स बताई, सिंबल्स होते हैं, सारे सिंबल्स आपको लिखवाए थे मैंने वास्तु में। तो एक सिंबल, अब आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, आप मान लो इंडिया में रहते हो, हमारी गवर्नमेंट का साइन क्या है, सत्यमेव जयते वाला 3 शेर बने हुए हैं, उसका एक फोटोग्राफ लाओ, उसका एक फोटोग्राफ ला कर आराम से ईस्ट के अंदर उसको प्लेस करो, तो गवर्नमेंट से जुड़े काम, गवर्नमेंट से सपोर्ट जो होती है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वास्तु का रूल है। कई बार ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो ग्रहों से सपोर्ट रिक्वेस्ट करके लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलूंगा छीननी पड़ती है, छीनना वर्ड गलत है। छीनने की हमारी कोई, हमारी इंसान की मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आप समझिए, हमारी कोई औकात है ही नहीं। हम कहने को भले ही कितने सुपीरियर बन जाए, पर एंड ऑफ द डे आप जितना भी अपने आप को इल्यूजन में रखें तो प्लैनेट्स आर मोर सुपीरियर देन यू, क्योंकि वो लोग 9 हैं, आप अकेले, इस बात को मान के चलो। ठीक है, फर्दर जुपिटर फिर 11th हाउस को आ ही जाता है और सैटर्न जो है यहाँ पर 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस में सैटर्न इसलिए आया है क्योंकि जब हम यूं घूमते घूमते नीचे आ रहे थे तो यहाँ पर लगभग से जाके यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जाके हमारे फीट का एरिया आना 10th में स्टार्ट हुआ था। और फीट का जो बिल्कुल तले वाला एरिया होता है, जो बिल्कुल नीचे का एरिया होता है, बिल्कुल जिसके कारण अक्सर पैरालिटिक अटैक्स होते हैं, वो 12th हाउस से देखना चाहिए। तो ये सारा सैटर्न का रोल रहता है। अब सैटर्न देखो कितने हाउसेस को संभाल रहा है, एक, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, 3, और फिर यहाँ पे आया 4। क्यों? सैटर्न बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत मेजर रोल हमारी कुंडली प्ले करता है। 2.5 साल लगते हैं इसको हमारी अर्थ का एक रोटेशन चक्कर करने में। इसी तरह जुपिटर, जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है, बहुत मेजर स्ट्रेंथ लेके चलता है हमारी कुंडली के अंदर, देवों में देव अति देव माने जाते हैं। ठीक है, और सूर्य को जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो, सॉरी, शनि को जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो सूर्य का पुत्र होने के कारण मिलते हैं। हालांकि सोतेला है मगर है तो बच्चा, घर का बेटा है। ठीक है ना, ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली राजकुमार ही माना जाता है। तो सूर्य को भी बड़े मेजर डिपार्टमेंट्स मिले हैं, सॉरी शनि को बार बार सूर्य मेरे मुंह से निकल रहा है, सॉरी। तो सूर्य का पुत्र है शनि, ठीक है। तो शनि ने भी 4 डिपार्टमेंट घेरे और ये इधर जुपिटर ने भी आपके ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट्स घेरे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई आप लोगों को। अब आप बताइए, आप लोगों को डाउट्स तो बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, आप बोलिए। सर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे मेरा कंफ्यूजन था, शायद अभी मेरा क्लियर हुआ है। मैं यही जानना चाह रहा था सर कि 12 हाउसेस में मतलब जुपिटर 4 टाइम क्यों रिपीट हुआ है, फिर 10th हाउस पे इतने सारे प्लैनेट एक साथ क्यों है। देवों तो के अभी मुझे अतिदेव है समझ भाई, में आया। देवों के जी अतिदेव जी है। सर। अच्छा, वही मतलब ये सारे जितने भी मतलब प्लैनेट्स है जुपिटर जो 4 घर, मतलब ये इनके इनके डिपार्टमेंट्स हैं। अगर क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड का, तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए वो उस घर में जुपिटर की बात अगर हम करें तो जुपिटर क्या है, 4th में जो है एक्सॉल्टेड है और 10th में डेबिलिटेड। तो यहाँ पे ये जितने भी घर डिपार्टमेंट संभाल रखा है वहां पे ना एक्सॉल्टेशन बनता है ना डेबिलिटेशन बनता है सर। तो हाँ, अगर एग्जॉल्टेड या डेविलेटेड जुपिटर होगा तो इन सभी हाउसेस को जी जी। इम्पैक्ट करेगा। अगर एग्जॉल्टेड होगा तो पॉजिटिवली अच्छा इम्पैक्ट करेगा, डेविलेटेड होगा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके। अच्छा, तो वही, जी सर, वो बात मुझे मेरे समझ में आ गई, मगर मैं फिर से एक और क्वेश्चन ये अराउज हो रहा था कि मतलब क्यों क्यों मतलब जुपिटर 4 घरों पे है करके। तो मैं जो अभी मैं इस तरह समझा हूँ इस बात को कि जो है मतलब ये डिपार्टमेंट संभाले हैं जो आप बात बोले हैं ना सर, तो वो थोड़ा सा मेरे को अभी भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज उदय हूँ जी, मैं, क्यों उदय जुपिटर जी, 4 हाउसेस। जी समझो समझो, मैं जी आपको जी बताता हूँ, सिंपल सी बात समझो, लाइफ को प्रैक्टिकली समझो। अगर जी इस समय जी मुझे नहीं, मुझे आप अभी तो पता नहीं आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है, मगर आप शादीशुदा जी ग्रस्त जीवन में जब एंटर हो जाएंगे तो भैया जो, अगर जी। आपकी जेब में पहली बात तो अगर पैसा नहीं होगा, ठीक है, तो जी सही बात बताऊं, घर में बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, जी
ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, बोलने को बोलते रहो मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पापा की परी हूँ। भैया जब अ, वक्त बुरा होता है तो घर से भी जूते पड़ते हैं, बाहर से भी। पैसा नहीं होगा, जी सर। गृहस्थी में टेंशन होगा। प्रैक्टिकल लेके चलो। तो पहला इनकम करेक्ट। के घर से चीजें शुरू हुई, ठीक है। फिर हम्म। पैसा नहीं है तो पारिवारिक कलेश में, पैसा नहीं है तो डिजीजेस का इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है तो आप ढंग से डाइट नहीं ले पा रहे, ढंग से खा नहीं पा रहे। एक सेकंड, आप ढंग से खा नहीं पा रहे, आप ढंग से, पैसा नहीं है तो अपना न्यूट्रिशियस आप डाइट नहीं ले पा रहे, तो आपको पेट संबंधित या बॉडी के जो मेजर हमारा चंक होता है, चेस्ट से लेके जो पेल्विस तक का चंक है, वहां पर मेजर डिजीजेस शुरू होनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। सब पैसे की तुम आया है। जी पैसा सर। आपकी जेब में होता है हम्म। तो आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लोगे, आप मन से शांत रहोगे। आपकी वाइफ जो आएगी आपसे अगर बोलती है मुझे ये ले दो, या आप अपनी वाइफ को भी खुला पैसा दे के रखोगे। सारी चीजें एंड ऑफ द डे शुरू कहाँ से हुई? 11th हाउस से शुरू हुई। जब आपका पैसा होगा, आप समाज में देख लेना, आपकी जेब में इस समय पैसे हैं तो समाज में आपकी इज्जत है। अभी आपके पास पैसा ना हो, आपका जी सगा सर। भाई, बुरा मत मानना, आपका क्या मेरा भी, किसी का भी सगा भाई बहन पूछने बंद जी। कर देते हैं, ठीक है, दोस्त दूर हो जाते हैं, करेक्ट सर। ठीक है ना। तो ये जी हार्ड जी। और प्रैक्टिकल है, ये एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है ना। एक जुपिटर पिटेगा तो काफी चीजों को लेके बैठ जाता है, मगर अब वही बात है कि लेके बैठ गया तो जिंदगी में हार तो माननी नहीं है। भगवान ने अगर कुछ लिया है तो कुछ दिया भी हम्म। है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी का अब अब्दुल कलाम की अपन ने कुंडली देखी थी, उस कुंडली में कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं था। इम्परफेक्ट हमारी सोच के हिसाब से नहीं था, ठीक है। अब्दुल कलाम जी की सोच के हिसाब से नहीं था, उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि उनकी शादी नहीं हुई। परंतु नॉर्मल अगर आप ह्यूमन माइंडसेट देखोगे, अरे शादी नहीं करी, बोलते हैं ना आप लोग, इस आदमी को तो जी बीवी का सर। सुख नहीं मिला, बोलते हैं ना आप लोग। सोचिए, हम्म। वो बात अलग है, उसको चाहिए ही नहीं वो सुख, वो अपनी एजुकेशन, अपना अपने मतलब अपने प्लैनेट्स, अपने सैटेलाइट, ठीक है, अपनी वो जो उनकी दुनिया है, अपनी जो उनकी मिसाइल्स है, ही इज अ मिसाइल मैन। तो ही इज पैशनेट, वो वहीं पे अपना पूरा जीवन का रस निचोड़ लेते हैं, वो बात अलग है। परंतु जो चीज कमी है, वो कमी वो दिख रही है, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। और अभी कहीं ना कहीं मैं जी वो चीज शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, कि जितने लोग जी क्लास सर। अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ उनमें से किसी की कुंडली उठाऊंगा, बताऊंगा नहीं आप लोगों को किसकी कुंडली है, और आप सब लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होगे, और फिर सारी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। वो अच्छा तरीका है ना। आपको जी पता सर। नहीं आप किसकी कुंडली देख रहे हो, मगर वो आदमी आपके बीच में बैठा है, फिर आपको वो आदमी जज करेगा। तो अभी थोड़ा नॉलेज और गेन कर लो, फिर उस लेवल पे आप लोगों को जी। लेके जाऊंगा, ठीक है ना। राइट राइट। फिर आपको पता लगेगा, ओके। तो आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा, वो बंदा खुद बोलेगा कि हाँ भाई, मेरे बारे में सचिन ने बताया तो इतना ऐसे ऐसे बातें बताई, कितनी परसेंट सही है। मेरे बारे में पूर्णिमा जी ने बताया, अंजलि जी ने बताया, निशा जी ने बताया, कितना सही बताया, क्योंकि अब वो तो आप ही की बातचीत चल रही है ना भाई। तो ज्यादा समझ पाओगे, ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और हो सकता है किसी दिन आप भी उसमें हो, किसी दिन आप ही की कुंडली डिस्कस हो रही हो। और रिकॉर्डिंग देना अब मैं बंद कर दूंगा, ये क्लास के अंदर अटेंडेंस जो कम है, दैट इज समथिंग रिकॉर्डिंग के कारण शायद हो रहा है। बाकी ठीक है, डाउट सेशंस तो ऑलवेज वेलकम है, वो मैं चलाता रहूंगा। बट एक एक जी सर। पॉइंट सिर्फ इतनी है, जब मैं इतने दिल से आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो फिर क्लास में तो आओ ना, बस इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर होती है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। चलिए गाइस, आज इतना ही रखते हैं, आज इस ओके। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जी सर हम, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर 2 मिनट है तो सर पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल है सचिन जी, बताइए। सर अब तो आपने उस समय तो जैसे वहाँ चल अभी रहा था ना, उस समय तो वो चल रहा था, अ, बोलो। सर जैसे आपने हर प्लेनेट का एक हाउस मतलब एक घर बताया कि जैसे जुपिटर 4 घर में है या सैटर्न 4 घर में है। तो सर उस घर में वो उस घर का जैसे लॉर्ड हो गया है, स्वामी जिसको भी कहते हैं, वही हुआ ना मतलब सर उसका। देखो, दो तरह के स्वामी होते हैं, एक नैसर्गिक होता है, एक प्राकृतिक होता है, ठीक है। ओके। या आप ये कह लो कि इमीडिएट, एक इमीडिएट होता है, इससे समझ लो, एक इमीडिएट लॉर्ड होता है, यूं लिख लो, ठीक है सर। ठीक है। एक ठीक है। इमीडिएट लॉर्ड, इमीडिएट लॉर्ड, इमीडिएट ठीक है। लॉर्ड किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे। इमीडिएट लॉर्ड उसको बोलेंगे कि जहां पर मैंने जैसे विराट कोहली की कुंडली दिखाई थी अभी आपको, हाँ जी ठीक है, जी। उसकी धनु लगन थी, ठीक है। हाँ जी जी। 9th हाउस उसके लगन समय पड़ा था।
तो लगन में जब 9th राशि पड़ी है तो 9th राशि विल बी इमीडिएट लॉर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है इसी सर। तरह से उसके 9th 10th 11th, अब उसके 3rd हाउस में 11th राशि पड़ी है, तो 3rd हाउस का इमीडिएट लॉर्ड हो गया शनि। क्लियर ओके, करो। ठीक है सर। और नैसर्गिक लॉर्ड कौन हो गया? अभी आपको प्लेनेट दिखाया था मंगल, तीसरे हाउस में मंगल। मेजर रोल प्ले कौन करता है? मंगल करता है। समझ सर आई क्या बात? कहते हैं उसको, नसर्गिक? क्योंकि क्यों क्या क्यों ऐसा क्या वर्ड क्यों? है सर? ऐसा क्यों? सर सोचो ऐसा क्यों? हाथ तो आपके पास है, ठीक है, हाथ तो हर एक के पास है, ठीक है। 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, इमीडिएट लॉर्ड ने हैंड तो दे दिया। अब आपने कभी कभी देखा है किसी किसी आदमी की जो बुझाबल होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसका जो राइट हैंड है स्ट्रांग बहुत होता है, किसी किसी का बिल्कुल मतलब थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिवली। तो वो हाँ जी। मार्स मार्स प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू दैट हाउस। इमीडिएट लॉर्ड तो हुआ विराट कोहली के अंदर कुंडली में 3rd हाउस का शनि, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको, सिर्फ एग्जाम्पल ठीक बता है रहा हूँ। सर। और 3rd हाउस इमीडिएट लॉर्ड हुआ शनि, मगर नैसर्गिक लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। मंगल। अब हाथ तो मिला, मगर हाथ में ताकत कितनी है? वो मंगल से टच होगी, ओके, ठीक है ना? ये बात ठीक है है। सर। अच्छा क्लियर? सर, जैसे नाइन्थ हाउस में, जैसे नाइन्थ हाउस जुपिटर का है, ठीक है सर, मतलब ये मतलब भाग्य का भी घर होता है ना सर नाइन्थ हाउस, जैसे आपने हाँ बताया। हाँ। अब सर जैसे जुपिटर और शुक्र आपस में बनती नहीं है, जैसे कहते हैं कि दोनों की आपस में मतलब डिफरेंट लॉबीज हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब अगर उच्च का वीनस या शुक्र नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो सर उसमें जुपिटर के घर में उच्च का वीनस बैठा है भाग्यस्थान में, तो सर उसमें जो जुपिटर के बेनिफिट्स होंगे उस घर के जो उसके अपने हैं, वो कहीं ना कहीं एंटी क्लैशेस रहते हैं क्या? मेरे को नहीं ये नहीं थोड़ा। नहीं नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखो, एक इस बात को ऐसे समझो, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, बाय डिफॉल्ट अगर वो नाइस है, इफ इज नाइस टू एवरीबॉडी। अब जब यहाँ पर उच्च के प्लेनेट की बात आती है तो उसके जो गुण होते हैं ना, जो उसके गुण होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं, उस हिसाब से समझो। कभी आपने किसी ओके। संत को, ठीक है, अवेकन आदमी को, संत को, किसी को, कोई भी संत है, उसको किसी को नुकसान पहुंचाते देखा है? एग्जैक्टली नहीं सर। सिचुएशन वही हो जाती है यहाँ पर। अगर शुक्र उच्च का हो गया तो भले ही वो अपने दुश्मन के घर में बैठे, भले ही अपने दोस्त के घर में बैठे, वो कहीं पे भी बैठे पूरी कुंडली में, वो ओके। बेनिफिट देगा। ठीक है? ओके। क्लियर हुई बात? ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, ओके गाइस, देन टेक थैंक्स केयर। सर। हाँ जी, बताइए बताइए, किसी को और कुछ? नहीं सर, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर सर। टू आस्क हाँ क्वेश्चन, आपने बताया कि से फॉर एग्जांपल शुक्र कहीं भी अगर बैठा हुआ है उच्च का एंड हुआ तो, उच्च का हुआ तो, का हुआ तो या दैट्स राइट, सो द मेन थिंग इज लाइक ईदर बीइंग उच्च और नीच, दैट्स इट। yeah, that is one parameter. Second, whether he is sitting in the राशि of his enemy or friend. अगर शुक्र शनि की राशि में बैठ जाएगा, मित्र राशि में बैठा है, शुक्र अगर गुरु गुरु की राशि में बैठ जाएगा तो शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा। राइट, ठीक है? अगर वो शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा, सो हाउ डज इट अफेक्ट नाउ? Yes, it will affect, not in the good way. It will affect, rather it will affect. Okay, it will not affect, it will affect. Okay, ओके ओके और बताइए। फाइन सर। ठीक है पूर्णिमा जी, और हाँ कुछ? जी सर। हाँ, निशा, अंजलि, कुछ पूछना है बेटा? बताइए आप लोग। नहीं सर। सर मेरे को निशा, ये पूछना था, जितने निशा भी तुम बोलती नहीं हो कुछ भी, अंजलि तुम भी कुछ भी नहीं बोलती हो, पूछा करो क्वेश्चंस। मैं ये पूछना हाँ चाह रही बोलो। थी, जो ये जितने भी हाउसेस अभी आपने डिजीज के लिए बताए हैं, ये जो हम लोग का लग्न चार्ट होता है, हम लोग उसी से ही सारा कैलकुलेशन करते हैं ना सब इसका? सब करेंगे, सब करेंगे। लग्न चार्ट तो एक चार्ट है, उसके बाद अब मेरे को एक दिन किसी ने ऐसे पूछ भी लिया, सर 2 बच्चे हैं, एक हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, ठीक है, फिर भी इनकी कुंडलियां भी एक जैसी हैं, लगन साइन भी एक जैसा है। अब इनको बताओ, ये एक अमीर को एक गरीब को। अब ये होते हैं कुतर्क वाले क्वेश्चन, मूर्खता वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जो जवाब पता लगता है वो तब पता लगता है, 16वां चार्ट जो होता है ना कुंडली के अंदर, शोर्ट चार्ट जिसे बोलते हैं, वर्गीय चार्ट होते हैं, ये एडवांस स्टडी की बात है। तो इनका जो डिफरेंस होता है, 2 बच्चे एक टाइम पे एक शहर में, एक ही नर्स द्वारा उन्होंने डिलीवरी हुई, सब कुछ हुआ, उनका भाग्य अलग अलग हुआ, तो ये जो डिफरेंस पता लगता है, ये माँ बाप
का चार्ट होता है, 16वां चार्ट पेरेंट्स का जो देखा जाता है, शॉर्ट शांस उसे बोलते हैं। शॉर्ट शांस वाले चार्ट से जाके डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, और वहां पर जो है जीन्स, क्रोमोसोम्स, इनका रोल आता है। और यहाँ पर जो है बेसिकली गुण और चरित्र, इनकी जो है डिफरेंशिएशन करी जाती है, तो वहां पे जाके इनका डिफरेंस पता लगता है। अब देखो, जिस समय मान लो शाहरुख खान के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और उसी टाइम पर एक बच्चा किसी झोपड़ी में पैदा हुआ, ठीक है, मान लो सेम शहर था, सेम और आसपास के हॉस्पिटल थे, एक ही एरिया था लगभग सा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि एक बच्चा सेलिब्रिटी घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ, मगर आगे जाके जो उनके पूरा जो हम भाग्य को स्टडी करते हैं उसमें जो डिफरेंशिएशन आते हैं, वो हमारे एडवांस स्टडीज में हमारे को जाके पता लगते हैं, जो इनको हम डिविजनल चार्ट बोलते हैं। अब उनको मैं आपको समझाने में, इसीलिए तो अभी हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, अब उसके अंदर हम अभी लेटर उतरेंगे। अब मैं उसका पहले आप लोगों को आगे बेस क्लियर करूंगा, बेस क्लियर करने के बाद फिर आपको मैं डिपार्टमेंट वाइज उतारूंगा, एक एक जगह पे डिपार्टमेंट वाइज उतारूंगा। किसी के माँ बाप चेक करने हैं, किसी का पूरा संतान चेक करनी है, ठीक है ना, किसी की संतान अब चेक करनी है तो फिर अगेन सप्तांश चार्ट होता है, ऐसे मतलब अलग अलग चार्ट है। तो इन 16 डिविजनल चार्ट्स की हम स्टडी करेंगे, और एक एक चार्ट को जब इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन देने में आसानी होगी। क्लियर हुई मेरी बातें? जी। जी सर। सर वन मोर थिंग, मुझे ये पूछना था, अगर किसी के चार्ट में रॉन्ग टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट वेरी श्योर विद इन दिस से लाइक यू नो अर्ली, एक 2 घंटे फर्क है कि भाई दे आर नॉट वेरी श्योर कि मेरा 2 बजे जन्म हुआ है या 4 बजे हुआ है, मगर हुआ दोपहर को है, सो कैन वी हेल्प सच पीपल? ऐसे केसेस के अंदर अब आप लोग तो जो 2 3 4 अभी जो लोग एनरोल हुए हैं, इवेंचुअली जो अब सीरियस लोग हैं, हम सारे यहाँ बैठे, सचिन जी बैठे हैं, पूर्णिमा जी बैठी, अंजलि जी बैठी, वैसे तो आप लोग बाद में मिलते हैं कल क्लास में। मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ कि आप लोगों को अभी मैं वहां पर एक इसका एक सिस्टम होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कृष्णा मूर्ति पद्धति सिस्टम, ठीक है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, हाँ कुछ जी। भी नहीं है, उनको आपको मैं दूसरे सिस्टम से इसका सारा मैथमेटिक्स निकालना बताऊंगा, जिसमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके ओके। और इमीडिएट आंसर जो है उसकी प्रॉब्लम का ज्यादा नहीं पता। देखो ज्यादा नहीं पता लगता, ज्यादा नहीं अच्छा। पता लगता, मगर उस केस में मैं आपको 2 फैक्टर समझा सकता हूँ। उस केस में एक तो मैं केपी सिस्टम की सपोर्ट लूंगा, और एक उस सिस्टम में मैं थोड़ी बहुत लो शो ग्रिड की भी सपोर्ट ले सकता हूँ, ओके। ठीक है ना। तो लो शो ग्रिड को मैं, वो एस्ट्रोलॉजी का इनडायरेक्टली पार्ट है, पर जी डायरेक्टली पार्ट नहीं है, क्योंकि लो शो ग्रिड थोड़ी चाइनीज उसमें माने जाती है, मगर काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। sir. And can we arrive at the Lagan chart if we use Losho grid and KP system? Can we arrive at the Lagan chart? नहीं, लगन चार्ट को तो नहीं पहुंच पाएंगे हम एग्जैक्टली, मगर हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। लोशो की जब मैं इस्तेमाल करूंगा तब मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि उस घर में जो दिक्कतें हैं, उस घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके कारण ये बंदा कैसे पिट रहा है, किस तरह से उसको निकालूं। तो वहां पर अच्छा। लोशो काम करेगी, और जब इमीडिएटली वो बंदा किसी हॉरोस्कोप रिलेटेड इशू में फंसा हुआ है, वहां पे केपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Yeah. Thank you. चलिए, विद दिस नोट, अंजलि, निशा, कुछ पूछना है? नहीं सर। अभी और नहीं पूछना सर। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब से ना मैं ये इनको ग्रुप में नहीं डालूंगा, जो क्लास अटेंड करेगा उसी को रिकॉर्डिंग दूंगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, वो रिवीजन अच्छा हो जाता है, आप हाँ, वीडियो भेजते हैं यार ना। एक्चुअली मैं भी लॉस नहीं करना चाहता हूँ सचिन जी किसी का, पर पॉइंट ये है कि अब मैं रिकॉर्डिंग उसी को दूंगा जो क्लास में आएगा, और हाँ सर, वो ठीक रहेगा। आप लोगों को मुझे प्रॉमिस सर मैं करना भी होगा, आज थोड़ा ना आप लेट हो गया। रिकॉर्डिंग आगे शेयर नहीं करोगे किसी के साथ, ठीक है नहीं ना। नहीं सर, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं भी आज असल में ना, मेरा शुरू का 5-10 मिनट निकल गया। मेरे को लिंक, मैं निधि मैम से 6:15 पूछा, उन्होंने बोला 6:45, तो 6:40 पे somehow I got some call, तो मेरे को वो लिंक आ तो गया, मैंने फोन को ओपन किया, कोई कनेक्शन से ऑन हुआ नहीं वो, तो मुझे वो 10 मिनट सर लग गए क्लास ज्वाइन करने में, अरे तो मिल मैं जाएगा थोड़ा लेट सचिन हो जी, गया। चिंता मत करो, आपको तो हम दूसरी जगह से निकालने वाले हैं अभी, कल से आप लोगों थैंक्स को सर। तो और गहरा उतारेंगे सबको, ठीक है। थैंक्स और सर। आई विल ऑल्सो ट्राई, अभी मैंने रिक्वेस्ट करी है कल अपने फादर को भी, हालांकि उनके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल, तो अगर वो बाय द वे आ जाते हैं, अगर वो एग्री कर जाते हैं, अभी तो है नहीं वो इस समय इंडिया ओके। में, तो अगर जैसे ही वो बाय द वे आते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 1-2 लेक्चर्स के लिए वो भी शायद गाइड कर पाए, अगर वो मानते हैं तो। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, तो ही इज Fine, माय sir. गुरु, आई विल ट्राई टू एक्सपोज यू पीपल, ठीक है। Thanks sir. थैंक यू सर, गुड Thank you so नाइट, much, sir. गुड नाइट एवरीवन। Good चलिए, night. Bye sir. बाय, Bye, चलिए, sir. नमस्कार एवरीवन, नमस्कार, बाय बाय। Namaskar sir. Bye.